Everyone, today I'll discuss about gravitational potential energy. So we know already about potential energy. Potential energy is applicable only for conservative forces like spring force, rubber band force and gravitational force. मतलब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से? एक्चुअल में क्या होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। मतलब हम लोग जानते भी हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन का यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है? मतलब आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो अपोजिट में करना पड़ेगा। मतलब जिधर मान लो यहाँ पे कर सकते हैं एक तरीके से कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रखें, ऐसे कुछ हाइट तक ले गए और वहाँ से छोड़ेंगे तो किधर गिरेगा? सरफेस की तरफ ही गिरेगा, मतलब अर्थ की तरफ आएगा। तो यहाँ भी वर्क हो रहा है, बट कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। लेकिन हम जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ से इस पॉइंट तक, मान लो कि हम इसको सरफेस से इतना ऊपर ले गए, इस पॉइंट तक ले आए, यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ से इसका हाइट जो है सो h1 हाइट है। तो h1 हाइट तक जो ले गए तो हम तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किए। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जो हो रहा है हमारा नेगेटिव वर्क हो रहा है। और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो चीज़ हमारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही इसको हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, इसको जैसे ही छोड़ देंगे, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे गेन करेंगे इस पॉइंट तक में, उतना ही वो हमारा जैसे छोड़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। और सरफेस पे हमको क्या मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलता है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो यहाँ पे हम यदि वर्क डन की बात करें, हम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो हम जानते हैं कि आर ई मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ के लिए इस पॉइंट पर मतलब हमारा जो वर्क होगा वो जीरो होगा। इस पॉइंट तक मतलब सरफेस तक के लिए वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा सा कुछ हट के यहाँ पे सोचते हैं, मानते हैं कि ये जो यहाँ पे सरफेस है हमारा, सरफेस से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को हम ले गए कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो कुछ वर्क यहाँ पे किए। मतलब यहाँ पे जो हमको वर्क मिलेगा कुछ इस तरीके से, वर्क फॉर एच, इसको चाहो तो h1 हाइट मान लो सरफेस से यहाँ से। और ये सेकेंड वाला है जो सो इसको हम लोग मान सकते हैं सरफेस से क्या चीज़ हाइट? h2 मान सकते हैं, h2 हाइट। तो वैसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वर्क फॉर h1 हाइट जो है सो मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी को u में लिखा जाता है, तो कुछ u h1 के लिए लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? mg h1 के बराबर होगा इतना। उसी तरीके से यदि h2 की बात करें तो h2 का जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से u h2, या तो फिर वर्क डन फॉर h2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? mg h2। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कंडीशन अब यहाँ पे ये है कि यदि आपको पूछा जाए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से है, मतलब इस पॉइंट पर पहले हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब हम इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, किसके बराबर है? mgh1 के बराबर है। बट इसी ऑब्जेक्ट को जब h2 हाइट तक हम ले जाएंगे तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, मतलब कुछ तो यहाँ यहाँ मान लो 10 जूल है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले गए तो कुछ तो एनर्जी उसमें इंक्रीज होगा। तो कितना एनर्जी इंक्रीज होगा, तो उसको यदि कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? तो उसके लिए सिंपल है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। या तो वर्क डन के फॉर्म में यदि बात करो तो फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, मतलब वर्क डन एट h2 माइनस वर्क डन एट h1, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो हमारा टोटल वर्क यहाँ पे मिलेगा, टोटल वर्क वो कुछ इस तरीके से मिलेगा h2 माइनस वर्क डन एट h1, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से वर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि मान लो ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, हम एक्चुअल में हमको सेंटर से ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कुछ इसके बराबर होता है ना, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, और अर्थ के लिए कैपिटल M E एंड स्मॉल m ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। और हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि सेंटर से आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या करो कि सेंटर से इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेडियस मतलब डिस्टेंस जो r1 मान लेते हैं, और सेंटर से इस सेकंड ऑब्जेक्ट का जो सो डिस्टेंस मान लेते हैं r2। ठीक है, r1 पे ऑब्जेक्ट पहले था, हम r1 से कहाँ तक ले जा रहे हैं? r2 तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वी नो ऑलरेडी।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेते हैं हम लोग। तो जो मतलब डी आर लिखते हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 माइनस R1, मतलब फाइनल डिस्टेंस R2 माइनस R1, मतलब इतना ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। R1 तो ऑलरेडी था यहाँ से, और ये R2 तक बढ़े, मतलब गया कहाँ, सेंटर से, मतलब ये पूरा R1 हो गया, ये पूरा R2 है, तो R2 में R1 को माइनस कर देंगे, तुमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ है तुम्हारा R2 माइनस R1, जो किसके बराबर है, DR के बराबर। तो दिस वन विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में जब डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत छोटा है, जब डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो यहाँ पे वर्क ही ना कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा वो तो माइनस में होगा सबसे पहले बात, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन वहाँ पे कर रहे हैं। तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में हम कितना पोटेंशियल एनर्जी को वहाँ पे इंक्रीज़ किए, मतलब कितना पोटेंशियल एनर्जी हम गेन कर पाए वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसको यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि हम लोग बोलेंगे कि R1 से R2 तक के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर R1 टू R2, R1 से R2 तक के लिए, फॉर R1 से R2 है ना, R1 टू R2। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे वर्क होगा वो बहुत छोटा होगा, DW लिखेंगे, छोटा वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे F डॉट DR के बराबर इतना, ठीक है। यदि मैं दोनों को मतलब इंटीग्रेट कर दूँ तो हमको पूरा वर्क कैलकुलेशन मिल जाएगा, पूरा वर्क कितना हुआ, पूरा वर्क जो है सो R1 से R2 के बीच में कितना हुआ वो हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो कैसे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल्स टू दिस वन F एंड दिस वन DR, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे F की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, GMEM डिवाइड बाई R²। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई R², और यहाँ पे क्या है DR विथ इंटीग्रेशन साइन। अब यहाँ पे लिमिट क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए, लिमिट हमारा है R1 से R2 तक के लिए, दिस वन लिमिट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो इसका लिमिट एक्चुअल में हम यहाँ पे लेंगे DW, मतलब 0 से दिस वन, 0 से मतलब टोटल वर्क डन हमको उसके बीच में R1 से R2 के बीच में कैलकुलेट करना है। तो 0 से कितना होगा, दिस वन। ये माइनस में खुद आ जाएगा, कैसे आएगा वो देखो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। ये एक्चुअल में यदि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो GME मास और G, ये जो सब कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट को आउट कर दो तो कांस्टेंट हमारा G है, कैपिटल M है और स्मॉल m है, ये सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर रहने देंगे। ये हो गया R1 से कहाँ तक, R2 के लिए। यहाँ पे लिखेंगे 1, क्या बचा हमारा 1/R² DR, कुछ इतना बचा। अब ये DW जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये देखो GMEM डिवाइडेड बाई क्या है मेरा, डिवाइड बाई कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। अब इसका देखो इंटीग्रेशन साइन R1 से R2 तक के लिए, ये देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं R⁻² -2 DR, कुछ इतना ये चीज़। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ के बाद इधर आ रहे हैं, ठीक है। DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से W, मतलब इसका मतलब W ही होने वाला है, W - 0 मतलब W ही आएगा आपको। तो दिस वन वर्क टोटल, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे सबसे पहले जो आउटसाइड में उसको आउटसाइड लिख लो, दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, R पावर कितना -2, इसमें क्या होता है एक जुड़ता है इंटीग्रेशन में तो जोड़ दिए, नीचे क्या होगा उसी पावर को लिखना होता है तो -2 + 1, कुछ इस तरीके से। लिमिट क्या है हमारा R1 से R2 तक, ठीक है ये चीज़। अब इसको स्टेप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, GMEM डिवाइडेड बाई तो अभी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, R -2 + 1, मतलब R - 1 हो जाएगा इसका, R⁻⁻1, और नीचे क्या लिखाएगा, -2 में एक गया क्या होगा -1, कुछ इस तरीके से। मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो R⁻−1 है, मतलब इसको 1/R के बराबर लिख सकते हैं। और ये माइनस जो है देखो, माइनस नीचे -1, इस माइनस को बाहर कर दो तो ये हम माइनस बाहर कर दिए तो हो जाएगा GMEM, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा R⁻−1 ओनली, R⁻−1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2 तक।
तो यहाँ पे लिख दो R1 से R2 तक। अब एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस R टू द पावर माइनस जो उसको प्लस में कर दो, तो प्लस में करने के लिए क्या होगा, GMEM, और ये देखो R टू द पावर -1 है तो इसको 1/R लिख सकते हैं ना, 1/R लिख सकते हैं हम लोग। ये कहाँ से है, R1 से R2 तक के लिए। अब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। अब पहले हायर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो इसको पुट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, -GMEM डिवाइडेड बाय अभी नहीं है, ये देखो R2, सबसे पहले R2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे R की जगह R2 पुट होगा, फिर लोअर लिमिट R1 है तो माइनस साइन 1/R1, इंटीग्रेशन तो जान रहे हो आप ना, तो कुछ इस तरीके से, तो -GMEM डिवाइड बाई 1/R2 माइनस 1/R1, कुछ इतना आ गया हमको, क्या चीज़, वर्क डन। जो ये वर्क मिला वो किसके बराबर है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रहा है, इतना पोटेंशियल, मतलब इतना सारा हम वर्क वहाँ पे करेंगे, तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, हमारा वही वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर R1 टू R2, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि किसी हाइट से थोड़ा सा और हाइट उसका इंक्रीज हम यदि कर दें तो उसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ इतना मिलता है। लेकिन अब एक सिचुएशन और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उस सिचुएशन क्या है कि मान लो ये हमारा सरफेस है, मतलब अर्थ है, ठीक है, यहाँ से ये जो है सो एक पहला ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था इस पॉइंट पे, और एक जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कुछ इधर था इस जगह पे। यदि मैं बोलूँ कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब इस पॉइंट से हम उस पॉइंट तक ले गए, यहाँ से, मतलब इसका डिस्टेंस पहला वाला का कितना था, R1 था, और दूसरा का जो डिस्टेंस था यहाँ से वो R2 था। बट हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इतना दूर ले जाओ कि इनफाइनाइट पॉइंट तक चला जाए, वो इन्फिनिटी पॉइंट तक चला जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहाँ से जो है सो इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस हमको पता नहीं चल पा रहा है, मतलब इनफाइनाइट है, बहुत दूर, बहुत ऊपर ले गए उसको, बहुत ऊपर फेंक दिए हम, इस तरीके से इस पॉइंट से उसको बहुत ऊपर तक ले गए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे। और इसको R1 जो है सो हम R के बराबर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। या तो फिर ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, एक्चुअल में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें क्या होता था कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल रीजन में लाते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाते थे। तो वही सिचुएशन यदि यहाँ पे हम सोचें, यदि यहाँ पे सोचें कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे है तो इसको क्या करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एक तरीके से सोच सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगा करके हमको किस फील्ड में लाना है, ग्रेविटेशन के रीजन में लाना है, ग्रेविटी के रीजन में लाना है। तो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे होगा वर्क डन पर यूनिट मास, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास है ना, m मास है, तो यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट मास होगा। तो वर्क डन पर यूनिट मास होगा तो एक मास हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक मास कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में जो यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा, आई मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना चाहते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट यदि करना चाहते हो यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये क्या है ना कि जो आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को तुम उस पॉइंट से इधर इस रीजन में ला रहे हो, उसका मास जो है ना 1 kg के ऑलमोस्ट माना जाता है, यूनिटी मतलब यूनिटी के बराबर माना जाता है, 1 kg के बराबर। फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। तो देखो इसमें जो लिमिटेशन, हमारा जो लिमिट है, लिमिट जो पुट करेंगे, जो R1 के जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, R1 के जगह पुट करना पड़ेगा यहाँ पे R1 के जगह इन्फिनिटी पुट करना है, और R2 के जगह पे सॉरी पहला कौन है मेरा R से इन्फिनिटी, मतलब फर्स्ट को R पुट करना पड़ेगा और सेकंड को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, मतलब R से हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। या फिर आप उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी से R की तरफ आ रहे हैं, तो आपको लिमिट लेना पड़ेगा इन्फिनिटी टू R। तो अब कैसा आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप किसको इन्फिनिटी लेना चाहते हो और किसको क्या लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे यदि ऐसा सिचुएशन यदि क्रिएट करें तो देखो इसी इक्वेशन में हम चेंजेस लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसी इक्वेशन में जहाँ पे R2 है वहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहाँ पे R1 है वहाँ पे R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
ऐसे सिचुएशन में। तो एक्चुअल में क्या करते हैं ना हम लोग, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, जैसे हम लोग जानते भी हैं कि इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे रीड करना है, तो वहाँ पे पढ़ते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम, व्हेन चार्ज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी को फर्स्ट पॉइंट मानते हैं और सेकंड पॉइंट किसको मान लेंगे, आर डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी से इस आर डिस्टेंस तक ले आए, जो मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और सेंटर से ये पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक जब लाए हम, तब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो लिमिट हमारा क्या चेंज हो जाएगा हियर, लिमिट जो होगा चेंज वो क्या होगा मेरा, यहाँ हो जाएगा R2, मतलब R1 की जगह पे इन्फिनिटी और R2 की जगह पे हम R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसे सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा U इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -GMEM डिवाइडेड बाई सॉरी 1/R2 की जगह क्या होगा, R2 की जगह R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1/R1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, इन्फिनिटी, ये चीज़। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, -GMEM डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा R के बराबर, क्योंकि देखो 1/R, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म ना, तो ये कुछ आएगा तुम्हारा। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे रहेगा और उसको किसी पॉइंट तक हम यदि ले करके आए वर्क डन करके, तब जाकर के वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये तो समझने के लिए हुआ फॉर कन्वीनियंट, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास कुछ दो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जाए, एक चीज़ पहले माइंड में सेट कर लो, यहाँ वाला पहले सेट करो कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैलकुलेट किए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट किया जाता है ना, तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या बोले थे कि जो ऑब्जेक्ट जो मास मतलब सेकेंड मास है, और एक तो अर्थ का मास होगा, एक दूसरा जो मास है उसका मास कितना लेना है, यूनिटी लेना है, यूनिटी मतलब 1 kg के बराबर लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू -GME, और इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1 kg, मतलब ये 1 के बराबर होगा, दिस वन 1 डिवाइडेड बाई R। मतलब आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे आएगा वो कुछ आएगा इस तरीके से, U इज इक्वल्स टू -GME डिवाइड बाई R ओनली, ये चीज़, ये फार्मूला आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। दिस वन फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्योंकि इन्फिनिटी से यदि बात करेंगे तो ये तो 1 पुट होगा ना मास की जगह पे, क्योंकि उसका मास को हमेशा यूनिटी ही लेना है। बहुत एक पॉइंट मास कंसिडर करना है, पॉइंट मास मतलब छोटा से छोटा मास कंसिडर करना है, जो जिसका मास जो है नेग्लिजिबल हो इन कंपेरिजन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको जब मतलब फॉर्मूला लिखना, मतलब जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये लिखना है GM डिवाइड बाई R, इस तरीके से। मतलब एक होगा मास, मतलब दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे लिखा जाएगा, एक मास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट का जो मास होगा यूनिटी होगा। लेकिन वही चीज़ यदि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, तब कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे बताना है। देखो कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट M1 यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट M2 यहाँ पे है। कोई जरूरी नहीं कि अर्थ ही रहेगा तभी हम वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है स्पेस में कुछ इस तरीके से है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो यहाँ पे यदि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे, U इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला जो जनरल फार्मूला, सॉरी ये वाला जो फार्मूला है यही काम आएगा वहाँ पे। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग तब बोलेंगे जब मास वहाँ पे एक जो छोटा वाला मास है उसका मास यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1 के बराबर हो, तब उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बट यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब यूनिटी से ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से M1 और M2 रहे तो ऐसे के सिचुएशन में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कुछ होगा माइनस तो होगा क्योंकि पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो माइनस कैपिटल G, और यहाँ पे होगा सॉरी 1 है ना, M1, और यहाँ पे क्या होगा M2 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच R है। तो ये हमारा आएगा फॉर्मूला, U इज इक्वल टू -GM1 M2 डिवाइड बाई R। दिस वन इज द जनरल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा दिस, ठीक है। इफ़ वी चूज, आप इन्फिनिटी चूज करोगे तो ये वाला फार्मूला आएगा,
इन्फिनिटी चूज करते हो तो ये वाला आएगा। एक्चुअल में तो इन्फिनिटी से तो फिर ऐसे समझो ना कि एक ऑब्जेक्ट है जो हम इन्फिनिटी से यहाँ पर ला रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो एक जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ गया। मतलब आज इसमें आप सिंपल इस तरीके से सोचना कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में है, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर है, और दोनों का मास जो है सो डिफरेंट है। एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है, ठीक है। और दोनों को हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं, मतलब ये m1 इधर है, m2 इधर है, दोनों इन्फिनिटी पे है, उसको पकड़ के हम किसी रेडियस तक के लिए ले आए। और दोनों को जो मतलब दोनों जो एक सेपरेटेड है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, r है, कुछ इस तरीके से। या तो कुछ इस तरीके से बोलो कि इस ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ ला रहे हैं, इधर कहीं था ये ऑब्जेक्ट, ये इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, तो कितना डिस्टेंस तक ले आए, r डिस्टेंस तक ले आए। तो इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, कुछ इस तरीके से U = -JM1 M1 M2 डिवाइड बाई R। मतलब आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है ये चीज़। तो ये तो दो मास के लिए हो गया ना। यदि बहुत सारा मास, मान लो कि हमारे एक सिस्टम हमारे पास हो और सिस्टम में बहुत सारा मास हो, मतलब स्पेस में बहुत सारा मास हो, मान लो m1 m2 m3, बहुत सारा मास, तो वैसे सिचुएशन में तुम कैसे कैलकुलेट करोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक m1 है, यहाँ पे मास है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है m3, टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन ये बता दिया है कि इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो d है, इस तरीके से। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका है 2d के बराबर। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इधर, ये इसका डिस्टेंस 3d के बराबर है। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि यदि मैं इस तरीके से टोटल 3 मासेस हैं यहाँ पे, तो हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे कितने सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो टोटल 3 सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। पहला सिचुएशन m1 m2 के बीच, दूसरा सिचुएशन m2 m3 के बीच, और तीसरा सिचुएशन m1 m3 के बीच। तो टोटल 3 पोटेंशियल यहाँ पे निकलेगा, टोटल 3 पोटेंशियल। तो 3 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो टोटल 3 पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे मतलब वर्क डन के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल यू के फॉर्म में ही लिखेंगे तो बेटर लगता है। पोटेंशियल को एक्चुअली यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, m1 m2, मतलब 1 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 2। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो निकालेंगे हम लोग वो u के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे तीनों, एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, तीनों निकाल करके ऐड कर देना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो u12 प्लस नेक्स्ट कौन सा होगा, u23, 2 से 3 के बीच में, तो u23 के बीच में। नेक्स्ट वन कौन सा आएगा, 1 3 या तो 3 1 कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 3। ये चीज़ हमारा आएगा तुम्हारा पोटेंशियल। तो कैसे इसको लिखोगे, यदि मैथमेटिकली आपको लिखना पड़े तो ऐसे लिखना -g, और इसके लिए क्या है m1 m2 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है d, तो ये लिख दिए, प्लस नेक्स्ट वन u23, तो u23 देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -g, यहाँ पे m2 m3 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसके बीच में 2d, ये चीज़, प्लस फिर यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस लग रहा है ना सब में, यहाँ पे फिर माइनस, इसका तीसरा का क्या होगा, ये देखो 1 3 ना, तो यहाँ पे होगा -g m1 m3 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 3d, तो ये चीज़ ये हो गया। अब इसको एक साथ लिखना है, देखो सब में माइनस है ना, तो सब में माइनस है, मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते थे हम लोग -g m1 m2 डिवाइड बाई d, -g m2 m3 डिवाइड बाई 2d, -g m1 m3 डिवाइड बाई 3d, कुछ इस तरीके से। तो माइनस यदि कॉमन ले लेते हो सबसे, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे g m1 m2 डिवाइड बाई d प्लस g m2 m3 डिवाइड बाई 2d प्लस g m1 m3 डिवाइड बाई 3d, कुछ इस तरीके से। माइनस कॉमन आ गया,
तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल निकल गया। यदि सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता, कि मास दिया रहता, डी भी पता चलता, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है 8.3। एग्जाम्पल 8.3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ इसी से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो। तो उसमें क्या है ना, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल 8.3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहाँ पे वो स्क्वायर की बात कर रहा है कि एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके से, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर शेप में मतलब मास जो है सो अरेंज्ड है, सबका मास जो है सो चारों कॉर्नर पे सेम है। यहाँ पे मास जो है वो m है, इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक और ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर पे है, इसका मास m है, और इस कॉर्नर में भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस तरीके से। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट द सेंटर। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि इसका लेंथ, जो साइड का लेंथ है वो l है, स्क्वायर है तो 100% सबका साइड जो है सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोल दिया गया है यहाँ पे कि साइड जो है इसका क्या है, l है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उस चीज़ को समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ सोचना है कि कितना सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। सिचुएशंस किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, कितने क्रिएट हो सकते हैं। देखो, एक तो इसके लिए होगा वन साइड m इंटू एम, वन सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन एंड दिस वन फोर्थ सिचुएशन, टोटल 4 सिचुएशन हो गया। और एक 2 ठो डायगोनल के लिए होगा, इधर से और इधर से सिचुएशन क्रिएट होगा। तो टोटल कितना यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपका, टोटल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 4 and 2 6, टोटल 6 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो देखो, मैं यदि यहाँ पे चाहूँ तो ए बी सी डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए और डी ए के लिए निकलेगा। टोटल 4 सिचुएशन क्रिएट होगा। तो 4 सबसे पहले यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिलेगा इस तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले उस तरीके से सिचुएशन यदि क्रिएट होता है तो हमारा जो पोटेंशियल मिलेगा फॉर इस इन दिस कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका तो वैल्यू सेम आने वाला है। क्योंकि देखो, हम यदि यहाँ पे लिखें पहला ए बी के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए टू बी, तो मास तो सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी एम इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ कितना, डिस्टेंस कितना एल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से आपको मिल जाएगा यू बी सी, उसी तरीके से क्या मिल जाएगा यू सी डी, उसी तरीके से मिल जाएगा यू डी ए या तो ए डी, कुछ इस तरीके से। तो टोटल कितना मिल रहा है 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल जो मिलेगा, टोटल 4 इन दिस सिचुएशन, चारों सिचुएशन के लिए वो सब में माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू इज इक्वल्स टू फॉर दिस सिचुएशन, टोटल 4 सिचुएशंस आपको मिल जाएगा -4 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल, ये चीज़ मिला। अब डायगोनल वाला बचा हुआ है, तो डायगोनल वाला, ये डायगोनल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायगोनल को पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वहाँ पे, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस यदि अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डायगोनल का जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस डायगोनल का डिस्टेंस मिल जाएगा √2l के बराबर, √2l के बराबर। आप पाइथागोरस अप्लाई करके देख लेना, √2l के बराबर मिलेगा। तो एक डायगोनल ये वाला हो गया, एक डायगोनल ये वाला हो गया, दूसरा डायगोनल। तो ये दोनों 2 फोर्स यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये हम तो सबसे पहले साइड के लिए देख लिए, साइड्स के लिए। अब ये जो पोटेंशियल निकलेगा ये डायगोनल के लिए, डायगोनल, तो डायगोनल के लिए मिलेगा 2 ठो मिलेगा, तो 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना इसका आ रहा है √2l, तो यहाँ पे लिखेंगे √2l इतना। ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल हमको मिल जाएगा एनर्जी, मतलब इस पूरे में कितना एनर्जी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल्स टू यू साइड प्लस यू डायगोनल, डायगोनल के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा -4 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल माइनस ये वाला 2 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई √2l, इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको टोटल एनर्जी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी आपको मिल गया है। अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जब इसको, इन दोनों को हम पूरा ऐड करेंगे तो पूरा रिजल्ट जो मिलता है, रिजल्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट है -5.41 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल के बराबर आता है, ये आता है एनर्जी आपको। ठीक है, अब यदि मैं सेंटर पे बात करूँ,
एट द सेंटर, तो सेंटर पे क्या रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे सिचुएशन आपको दिख रहा होगा कि सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि सेंटर पे देखो यदि ये डायगोनल मेरा, ये डायगोनल जो है वो कितना है, √2l के बराबर है। तो डायगोनल ये सेंटर पे इतना ही डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 मतलब l है ना, √2l डिवाइड बाई 2, इतना हाफ होगा, √2l का हाफ होगा ये डिस्टेंस, मतलब ये डायगोनल की बात करें इतना दूर की तो इतना ही होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इस सेंटर पे कितना फोर्स अप्लाई हो सकता है, इस चीज़ को समझो। इस सेंटर पे कितना फोर्स, मतलब फोर्स नहीं सॉरी, कितना एनर्जी वहाँ पे लग सकता है। तो देखो, एक यहाँ से पहला, एक इससे दूसरा, एक इससे तीसरा, एक इससे चौथा, टोटल 4 लग सकता है उसके पास। तो एट द सेंटर, यदि मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि द ग्रेविटेशनल, हम तो साइड वाला सब बता दिया, अब ग्रेविटेशनल फॉर द सेंटर बताते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, तो टोटल 4 टाइम्स दिखा हमको, टोटल 4 दिखा, और उसका जो सबका डिस्टेंस है कितना है, √2/2 इंटू एल के बराबर हमको उसका डायगोनल, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में उतना डिस्टेंस मिल रहा है, तो इधर से भी वही डिस्टेंस होगा, इधर से भी वही डिस्टेंस होगा, इधर से ही डिस्टेंस होगा, मतलब टोटल 4 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, दैट वन रिजल्ट विल बी हाउ मच, आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ इतना, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 टाइम्स है तो कुछ इस तरीके से होगा 4√2 और ये आ जाएगा GM डिवाइडेड बाई L के बराबर, कुछ इतना आएगा। अब बोलोगे GM बराबर मतलब m स्क्वायर क्यों नहीं आया यहाँ पे, m स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा सेंटर पे है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक यूनिट मास है, यूनिट मास मतलब 1 kg का मास है, यदि कुछ नहीं है तो 1 kg यूनिट मास मान लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, तो एक ही ना मास यहाँ पे होगा, तो ये 1 तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट होगा, UR इज इक्वल्स टू -4√2 GM डिवाइड बाई L, कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये सिचुएशन